आज हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रिटिश संसद, और ब्रिटिश संसद में भी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैधानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता है वह ब्रिटिश संविधान की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है, और इसके द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को जो ये शक्तियाँ प्राप्त है, जो ये असीमित शक्तियाँ प्राप्त है, वह संसद की संप्रभुता कहलाती है। जैसा कि जे.एस. मेरियट कहते हैं कि किसी दृष्टि से भी देखा जाए ब्रिटिश विधानमंडल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई भी विधानमंडल नहीं है। इसका क्षेत्र, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो सबसे अधिक विस्तृत है। इसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता कहलाती है। इस पे डाइसी ने भी विशेष बल दिया है। कहा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है, और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश भी बना सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश की जो संसद है वो बहुत ही प्रभुसत्ता संपन्न संसद है। संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ क्या लेंगे हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। हमने कहा है कि जो संसद की असीमित शक्तियों को हम संसद की संप्रभुता कहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? देखिए, सबसे पहली है ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। दूसरा कहा गया है कि कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं है। किसी भी कानून में परिवर्तन करने की क्षमता ब्रिटिश संसद को है, और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है उसका एक अभाव भी इसकी संप्रभुता, इसकी प्रभुसत्ता को बताता है। देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये तो हम जानते हैं, और एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। कि जब किसी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है तब संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिका में विभाजन कर दिया जाता है ना। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि जो कानून बनाने की संस्था है वह संसद ही है, और वही कानून निर्माण करने का कार्य करती है। ब्रिटेन संविधान में आप देखिए, संसद के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था को कानून बनाने का अधिकार नहीं है और नहीं दिया गया है। ब्रिटेन में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण न कर सके, है ना, क्योंकि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि है और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है। इसी तरह से कहते हैं कि ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, अतः वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के अंदर कोई भी अंतर नहीं किया गया है। वह किसी भी प्रकार से आराम से, मतलब किसी भी कानून के अंदर परिवर्तन कर देती है। विशेषतः बात यह है कि चाहे साधारण विधि हो या संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संसद इस समस्त का जो कार्य है वो साधारण बहुमत से ही कर देती है। और ब्रिटिश संसद जिस प्रक्रिया के आधार पर जंगली चिड़ियों की रक्षा करने का कानून बना सकती है, उसी आधार पर वे सम्राट का पद, प्रधानमंत्री का पद, संसद, है ना, किसी भी कानून के अंदर परिवर्तन कर सकती है ना। तो आप ये देखिए कि ब्रिटिश संसद जो है साधारण बहुमत से किसी भी कानून के अंदर परिवर्तन कर सकती है। इसी तरह से कहा गया है कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है उसका इसमें अभाव होता है। कि अमेरिका, भारत आदि जिन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वहाँ संसद की प्रभुसत्ता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, वहाँ संविधान सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अतः ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या उसके किसी भी भाग को न तो अवैध घोषित कर सकते हैं और न ही उसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है ना। और संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून
ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से माना जाता है। और इस प्रकार ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता, लचीला संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव के कारण व्यवस्थित है और अभी भी चल रही है। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद संप्रभु होने के कारण उनमें कुछ सीमाएं ना हो। संसदीय संप्रभुता पर भी कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक वैधानिक तथ्य राजनीतिक सत्य नहीं होता है ना। किसी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा हम कहते हैं, है? तो व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध भी हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रतिबंध है जनमत का प्रतिबंध, कि जनमत संसदीय प्रभुसत्ता का एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में 1911-1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत अधिक सीमित हो गई हैं और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। जनता का सदन, लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचार पत्र, जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी दृष्टि रखती है और इसके लिए जनमत के उल्लंघन का अर्थ क्या होता है? एक तरह से आत्मघात होता है। तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा संसद उसे निर्णय के लिए कहाँ पे प्रस्तुत करती है? जनता के सामने प्रस्तुत करती है। जैसे 1975 का एक उदाहरण है कि यह प्रश्न जनमत संग्रह के लिए रखा गया था कि ब्रिटेन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करे या नहीं करे, है ना। तो जनमत के सामने जाना होता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि नैतिक बंधन भी हैं इसके कुछ, कि वैधानिक दृष्टि से संसद भले ही प्रभुसत्तावान है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जाता। इसके बाद तीसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है वह आती है परंपराएं। तीसरी जो सीमा है वह कौन सी सीमा आती है? परंपराएं। कि ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हमने परंपरा और अभिसमय के बारे में अलग से एक चैप्टर पढ़ा था। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो संसद के द्वारा सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध कानूनों का निर्माण कभी भी नहीं किया जा सकता। तो परंपराएं भी एक तरह से संप्रभुता पर सीमा है और यदि कोई भी परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परंपरा तो वहाँ का एक मूलभूत भी विशेषता रही है। चौथी जो सीमाएं कही गई है इसकी वो है विधि का शासन। कि विधि का शासन ब्रिटिश शासन और जीवन का एक मूलाधार है। इसका क्या अर्थ है? कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती है और विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर क्या होता है? एक प्रकार से प्रतिबंध है। यदि ब्रिटिश संसद किसी के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसी ही प्रक्रिया जन प्रतिक्रिया होगी जैसे गंभीर प्रतिक्रिया किसी देश के शासन द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए की जा सकती है। सीधे सीधे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी विधि का जो शासन है वह इस पर एक प्रकार की सीमा लगाता है। पांचवी जो सीमा है वह है वेस्टमिनिस्टर परिनियम 1931। देखिए 1931 के वेस्टमिनिस्टर परिनियम से भी इसकी जो प्रभुसत्ता है उसको सीमित किया गया है। इस परिनियम में क्या था कि ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक किसी अधिराज्य की संसद द्वारा ब्रिटिश संसद से प्रार्थना न की जाए। मतलब अपने आप ब्रिटिश संसद किसी प्रकार का अधिनियम नहीं बना सकती है किसी अधिराज्य के लिए जब तक कि वह अधिराज्य उससे प्रार्थना न करे, है ना। तो यहाँ पर भी उसकी सीमाओं पर एक प्रकार से संप्रभुता पर सीमा लग गई। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के एक व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का कार्य क्या करती है? प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। और यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापन के कार्य को दे दिया जाना, प्रदान कर दिया जाना, है ना। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसको? प्रशासनिक विभागों को, क्योंकि कार्य की अधिकता इतनी ज़्यादा हो गई कि संसद ये सारे काम नहीं कर पाती पूरे, तो इन कामों को बांट देती है ना। और ये किसको? प्रशासनिक विभागों को, कि भाई इन कानूनों के ऊपर अपना कार्य, व्यवस्थापन का कार्य करें। यदि ये सब संसद के अधिनियम के अनुसार होता है, परंतु ब्रिटेन में कई हजार नियम तथा उपनियम प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा भी बनाए गए हैं। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है वहाँ की। और इसी कारण व्यवहार में क्या है कि प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की जो प्रभुसत्ता है वह सीमित होती है।
एक और अंतिम हम देख सकते हैं सीमा इसकी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, ये कैसे देखिए सीमा लगाते हैं कि इनसे भी प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। जैसे ब्रिटेन में वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट एक विवाद था, ये है ना, यह निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। कि ब्रिटेन के अंदर कहाँ से शुरू किया हमने, वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट, इसके अंदर ये निर्णय हो गया था। और निर्णय क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है, पहली बात है ना, और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। तो ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्माण नहीं कर सकती है ना। तो जैसे लेस्ली स्टेफन लिखते भी हैं कि संसद आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से सीमित है।